कैसेट नंबर 3, साइड बी, प्रारंभ, पृष्ठ 93, अध्याय 11, शेष भाग। इसकी सबसे बड़ी विशेषता शिक्षा व्यवस्था को एक सामान्य रूप में प्रस्तुत करना, ताकि वह देश की सामान्य जनता से जुड़ी ही न रह सके बल्कि घुल मिल सके। वे साक्षरता की परिभाषा में मौलिक परिवर्तन चाहते थे, संपन्न तथा विपन्न के भेद को मिटा देना चाहते थे। एक न्यायपूर्ण समता वाले समाज की कल्पना एक नए समाज की कल्पना है। प्रारंभिक शिक्षा कताई पिंजाई जैसी देहाती दस्तकारियों के माध्यम द्वारा देने की मेरी योजना की कल्पना एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत के रूप में की गई है जिसमें अत्यंत दूरवर्ती परिणाम भरे हुए हैं। उससे शहर और गांव के बीच संबंधों का एक स्वास्थ्य और नैतिक आधार मिल जाएगा और इस प्रकार मौजूदा सामाजिक आरक्षा और वर्गों के बीच विषाक्त संबंधों की कुछ घोर बुराइयों का उन्मूलन करने में बड़ी सहायता मिलेगी और साथ ही उससे हमारे गांवों का बढ़ता ह्रास रुक जाएगा और अधिक न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था की नींव पड़ेगी, जिसमें संपन्न और विपन्न का कोई अस्वाभाविक भेद नहीं होगा और हर एक आदमी को जीवन, वेतन और आजादी के अधिकार का आश्वासन मिलेगा। और यह सब रक्तरांजित वर्ग युद्ध की भयंकरताओं के बिना या भारत जैसे विशाल महाद्वीप के यंत्रीकरण में होने वाले पूंजी के अपरिमित खर्चे के बगैर हो जाएगा। इस योजना में विदेशों से महंगाई हुई मशीनों या आंतरिक कौशल पर लाचार होकर निर्भर होने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। वे न्याय परायण, शांतिपूर्ण और अपरिग्रहनिष्ठ समाज व्यवस्था कायम करना चाहते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि सहकारी समाज का यह आदर्श मंच के भाषणों या राजनीतिक उपायों से हरगिज पूरा नहीं हो सकता, परंतु नए ढंग की ऐसी शिक्षा से ही हो सकेगा जो स्त्री पुरुषों को नई समाज व्यवस्था कायम करने में अपना भाग अदा करने की तालीम देगी। इस समूची चर्चा के बाद गांधी शिक्षा दर्शन को किसी वाद से जोड़ना मुश्किल है। यदि कोशिश भी की जाए तो कहा जा सकता है कि उनके शिक्षा दर्शन में विभिन्न वादों का सम्मिश्रण सा दिखाई देता है। डॉक्टर कमला द्विवेदी ने अपने ग्रंथ गांधी जी का शिक्षा दर्शन 1986 में इसे बखूबी सिद्ध करने की कोशिश की है। इसे शिक्षा के प्रति एक समग्र दर्शन का नाम देने की कोशिश की गई है। गांधी जी यद्यपि अपने आप को शिक्षक न कहते थे, पर डॉक्टर के.जी. सयुद्दीन ने यही माना कि गांधी जी सदा शिक्षक ही रहे हैं। सार रूप में कहा जा सकता है कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचार एक शिक्षा विशेषज्ञ के विचार या शिक्षा को एक सैद्धांतिक विषय के रूप में प्रतिपादित करने वाले के विचार तो नहीं है, परंतु रोजमर्रा की जिंदगी में रोज रोज शिक्षा की जो भूमिका वे महसूस करते हैं उसी का वर्णन करने की उनकी कोशिश ही हमारे सामने आती है। हाँ, इतना जरूर है कि शिक्षा को वे अपने सपनों के समाज को रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन मानते थे, क्योंकि समाज को बदलने का एक अहिंसक रास्ता है जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षा और अर्थ या उत्पादन का आपसी रिश्ता। पृष्ठ 95, अध्याय 12, प्रकृति ही सच्ची शिक्षिका है। रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन। कवि रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन वास्तव में एक कवि के भावमय संसार का भावपूर्ण चित्र है। समूची दुनिया को वे प्रेम के पाश में बना हुआ देखना चाहते थे तथा बालक को इस दर्पण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनकी अनेकों कविताओं और कहानियों से बालक के प्रति उनकी सहज करुणा और प्रेम का स्रोत बार बार फूटता सा दिखाई देता है और लगता है जैसे उनके समय की वह शिक्षा पद्धति बालकों के स्वभाव के विपरीत थी, अतः क्रूर थी, निर्दयी थी। बड़े भोलेपन से वे बालक के मुंह से कहते हैं, माँ मैंने एक कागज पर स्याही से लिख डाला, तुम कहती हो मैंने कागज खराब कर डाला। माँ पिताजी को क्यों कुछ नहीं कहती जो नित्य अनेक कागज खराब करते रहते हैं। और फिर बालक की आंखों में आंसू देखकर वे द्रवित हो जाते हैं और कह उठते हैं, मेरे बालक तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तुमने अपनी अंगुलियां स्याही में डुबो ली तथा मुंह पर भी स्याही लगा दी, क्या इसलिए वे तुम्हें गंदा कहते हैं। धिक्कार है उन्हें, वे उस चांद को क्या कहेंगे जिसने अपना सारा मुख स्याही में ही डुबो लिया है। उन्हें हमेशा यही लगता है जैसे कि बच्चों को भूगोल पढ़ाने के बहाने हमने उनसे उनकी पृथ्वी छीन ली है, व्याकरण पढ़ाने के चक्कर में उनकी सहज भाषा उनसे छीन ली है। टैगोर साहित्य पढ़ने के बाद अनेकों बार इस बात की भलीभांति एहसास होने लगता है कि टैगोर के शिक्षा संबंधी विचार अपने समय की इस उदासीन शिक्षा व्यवस्था के प्रति एक सहज आक्रोश या विद्रोह से भरपूर है। बच्चों की उदास छवि को वे एक अजीब से कौतूहल रंगीनियत से भर देना चाहते हैं। इसके लिए वे प्रकृति को सबसे बड़ी शिक्षिका मानकर चलते हैं। चारों ओर फैली हुई प्रकृति ही हमारी महान शिक्षिका है। वे हमारे जीवन को सौंदर्य और आनंद, समरसता और रंगीन भावनाओं के सांचे में ढालती है। इसीलिए वे चाहते हैं कि बच्चे की समूची शिक्षा प्रक्रिया प्राकृतिक वातावरण में हो, यानी वे शिक्षा की औपचारिक व्यवस्थाओं का विरोध करते हैं, क्योंकि इससे शायद बच्चों के मानसिक तत्व के लिए एक दबाव की संस्कृति का उद्भव होता है। इसका वे पूरे जीवन भर विरोध करते से दिखते हैं। प्रकृति के आंचल में जमा बालक उनके कवि हृदय की प्रेरणा है। जब मैंने साल वृक्ष की छां में कुछ बालकों को जमा किया तो मानो मैंने कविता लिखना प्रारंभ किया। टैगोर की इस प्रकृति प्रेम की समूची प्रक्रिया के असल में उनके अपने समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक वातावरण की पृष्ठभूमि में एक विकल्प के रूप में समझा जा सकता है।
शांति निकेतन की स्थापना इसका जीवंत उदाहरण है। वे एक पत्र में लिखते हैं, शांति निकेतन को समस्त जातिगत भौगोलिक बंधनों से अलग हटना होगा। वे इस बात से बहुत दुखी थे कि अब प्राकृतिक साधन इस प्रकार बढ़ाए जा रहे हैं, उनका वेग अब इतना बढ़ गया है कि उन्होंने प्राकृतिक मनुष्यों को एक विचित्र प्रकार का जीव बना दिया है। इन मनुष्यों का मन पुस्तकों से घिर गया है और शरीर वस्त्रों तथा ऐसी अन्य वस्तुओं से घिरा हुआ है। इस प्रकार जीवात्मा के सारे द्वार तथा खिड़कियां बंद कर दी गई हैं। स्वच्छ वायु तथा खुले प्रकाश के आने के लिए उसमें कोई मार्ग नहीं। जो वस्तुएं नित्य हैं यानी सदा बनी रहने वाली हैं और अमूल्य होने के कारण अत्यंत मूल्यवान हैं, उन्हें प्राकृतिक वस्तुओं के साथ ना तो मिलना जुलना रहा और ना खुली जान पहचान। अतः इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें प्राप्त करने की शक्ति अथवा स्वीकार करने की योग्यता जाती रही। उनके स्थान पर जो वस्तुएं भिन्न प्रकार के प्रयोग से उत्पन्न होकर कुछ दिन तक फैशन के भंवर में पड़कर गंदी हो जाती हैं और इसके पश्चात शीघ्र ही अनादर तथा घृणा की दृष्टि से देखी जाने लगती हैं तथा एकत्र होकर अपनी पूरी शक्ति तथा पूरे वेग से समाज की वायु को गंदा कर देती हैं, वे घूम घूम कर लाख गुना परिश्रम कराती हैं तथा उसमें समस्त समाज को जोतकर उसे कोल्लू के बैल की भांति घुमा घुमा कर मारती रहती हैं। परेशानी का कारण यही बातें हैं। ऐसी दशाओं का परिणाम निश्चित रूप से कष्टदायी व अरुचिकर होता है। उनकी नजर में जब स्वतंत्र व्यक्ति प्राकृतिक सौंदर्य को छोड़कर केवल पुस्तकों का दास बन जाता है तो उनके प्राकृतिक आनंद के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वह घुटन भरे बंद कमरों में जीवन जीने लगता है। अतः शिक्षा उसे इस घुटन भरे कमरों से आजाद करा के फिर उसे उसके प्राकृतिक स्वभाव से मिलाने का साधन है, उसके ज्ञान पाने का असली साधन। पुस्तकों के बारे में उनकी राय है कि एक पुस्तक से कई सहस्त्र पुस्तकें उत्पन्न होती हैं, एक संस्करण से कई संस्करण तैयार हो जाते हैं। एक का धर्म सहस्त्रों भाषाओं का आश्रय लेकर असंख्य मनुष्यों का धर्म बनता जा रहा है, अर्थात नकल से नकल का क्रम चल रहा है। इस प्रकार मनुष्य के चारों ओर पुस्तकों तथा वाक्यों का जंगल दिन प्रतिदिन घना होता चला जा रहा है, अर्थात आजकल के लोगों के मन में जितने विचार पैदा होते हैं उसमें से अधिकतर केवल पुस्तकों की सहायता से पैदा होते हैं। पुस्तकें ही उनकी उत्पत्ति का द्वार हैं। यही कारण है कि उनमें वास्तविकता नहीं होती, ना ही उनमें गहराई होती है। वे मनुष्य के सिर पर भूत की भांति सवार हो जाते हैं और उनके मस्तिष्क तथा स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं। वे उन्हें झूठ बोलने तथा बढ़ा चढ़ाकर बातें करने की ओर ले जाते हैं और धीरे धीरे सबको एक ही लकीर पर चलाकर सत्य को झूठ बना देते हैं। टैगोर जी की स्वतंत्रता की यही चाहत अपने युग की डरावनी स्थितियों से मुक्ति की चाह है। वह समय विश्व युद्धों की डरावनी परिस्थितियों से सहमा हुआ था। अनेक स्तरों पर विषमता, खून खराबा, आपसी रंजिश, मानव संहार की अद्भुत नाशक इच्छाओं वाले उस समय की पृष्ठभूमि के लिए जरूरी था कि मनुष्य को उसके बुनियादी स्वभाव की ओर लौटने का आह्वान किया जाता है। यही कारण है कि टैगोर ने अपनी यह आवाज प्रकृति की ओर लौटो के नारे में बुलंद करनी चाहिए। उनकी यह मान्यता थी कि मनुष्य एक असीम सृजनात्मक शक्ति से भरपूर है। प्रकृति का अंग होने के कारण बुनियादी तौर पर वह पवित्र और बहुआयामी है। उसे इस बात का बोध कराना जरूरी है और शिक्षा ही इसका सबसे बेहतर साधन है। देवी प्रसाद जी के अनुसार उन्हें अपनी आंतरिक बूझ के द्वारा पहले से ही भान हो गया था कि मानव ध्वंस के रास्ते पर जा रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा था, मनुष्य इस जगत में इस जानने और गुलाम बनाने नहीं आया है, वह उसे अपनाने आया है। यहाँ वह इसलिए आया है कि वह विश्व का साथी है और उपासक बन सके। इसके सहारे वे अपनी आनंद साधना, सौंदर्य साधना और प्रेम साधना कर सके, और यह केवल समग्रता की ओर बढ़ने का प्रयत्न करने से ही हो सकता है, एकांगी विकास से नहीं और ना ही लालच से। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में गांधी जी के विचारों का उल्लेख करते हुए देवी प्रसाद जी लिखते हैं कि भारत की गरीबी देखकर उन्होंने अपने आंसुओं की स्याही से कविताएं और कहानियां लिखी, प्रबंध भी लिखे, किंतु वह गरीबी आई कैसे, उसका निराकरण कैसे हो, यह सब भी उन्हें एक साथ सूझा। यह उनकी समग्रता का एक उदाहरण है। इसीलिए उन्होंने पहले शिक्षा पर ध्यान दिया, केवल बच्चों की शिक्षा पर नहीं बल्कि सयानों की शिक्षा पर भी। ग्रामीण जीवन को उसका खोया हुआ वैभव फिर से मिले, उन्होंने उसकी शिक्षा पर भी बुनियादी काम किया। उसका प्रत्यक्ष नमूना श्री निकेतन नाम की संस्था है, जो उन्होंने सन 1919 में ग्रामीण जीवन, खेती, कारीगरी और उसकी समाज व्यवस्था में जान डालने और परिवर्तन लाने के लिए शांति निकेतन से 1 मील की दूरी पर खोली थी। यानी एकांगी दृष्टिकोण की अपेक्षा एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण की जरूरत है, जिसमें मस्तिष्क के तर्क या बौद्धिक विकास के साथ साथ मानव के प्रति प्रेममय भावुकता और कल्याण का भाव मिला हुआ हो। वास्तविक रूप में सत्य, शिव यानी कल्याण और सौंदर्य का सम्मिश्रण हो। टैगोर के शिक्षा विचारों में इन तीनों का अद्भुत सम्मिश्रण मिलता है। देवी प्रसाद जी लिखते हैं, वे केवल कवि, लेखक, चित्रकार, शिक्षा शास्त्री, संगीतज्ञ, दार्शनिक इत्यादि के अलग अलग रूप में नहीं आते। वे तो एक विशाल वृक्ष के रूप में मन में समाये हुए हैं। इस समूची प्रतिभा की प्रस्तुति के लिए उन्होंने प्रकृति को ही अपना रंगमंच बनाया, पवित्र और निश्चल प्रकृति का आंचल।
शायद यही कारण है कि उनके शिक्षा दर्शन को प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन के नाम से पुकारा गया। परंतु यह भी सच है कि टैगोर की शिक्षा का स्वरूप एक वाद के रूप में केवल प्रकृतिवाद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विश्व बंधुत्व के भावों से भरपूर सार्वभौमिक तथा मानव की अकुलाहट की विश्राम स्थली और उसकी भीतरी सृजनात्मक शक्ति को आयाम देने के कारण मानवतावादी दर्शन के लक्षणों तक व्याप्त है। शिक्षकों के बारे में बात करते हुए वे एक स्थान पर कहते हैं, वे यंत्र नहीं मनुष्य होते हैं, यानी वे मनुष्यत्व के लक्षणों से युक्त तथा मनुष्यत्व के पाने के लिए गतिशील रहते हैं। वे मनुष्य में संपूर्ण देवत्व को ढूंढने की कोशिश में लगे रहे। देवी प्रसाद जी का मानना है कि रविंद्रनाथ का मन शायद उनके सारे ही जीवन काल में मनुष्य की श्रेष्ठतम संभावनाओं को और उसके अत्यंत गिरे हुए स्वरूप के बीच की सब अवस्थाओं का निरीक्षण करता रहा। जब उसकी कला और दर्शन की चर्चा करते या बच्चों की शिक्षा और उसकी सृजनात्मकता के बारे में सोचते तो आनंद रूपी सागर में गोता लगाते, और जब मनुष्य समाज की दरिद्रता, उसकी कुरूपता और हिंसा का साक्षात करते तब दुखी होकर उस परिस्थिति में सुधार करने के रास्ते की खोज में निकल पड़ते। यानी शिक्षा की भूमिका को टैगोर एक शक्तिशाली, सकारात्मक, रचनाशील प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, ना कि तोता रटंत बासी ज्ञान को प्रसारित करने वाली प्रक्रिया के रूप में। डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना था कि टैगोर का शिक्षा दर्शन मानव और प्रकृति तथा चिंतन और कार्य की एकता का दर्शन है। वे मनुष्य में ईश्वर की छवि देखते हैं, उन्हें एकाकार रूप में रूपायित करते हैं। वे वहां है जहां खेती और कठोर भूमि जोत रहा है, जहां सड़क बनाने वाला मिट्टी तोड़ रहा है। टैगोर की शिक्षा का स्वरूप इसी का एहसास कराने की कोशिश है, जिसे गीतांजलि के पन्नों में ढूंढा जा सकता है। केजी सैयदीन का विचार है कि उन्होंने शिक्षा प्रक्रिया के ऐसे सुसंपन्न और व्यापक रूप की कल्पना की जिसे वर्तमान शिक्षा पद्धति आत्मसात करने में असमर्थ रही। उनके हाथों में शिक्षा ने नया आयाम और गंभीरता प्राप्त की। रविंद्रनाथ टैगोर के लिए विद्यालय तो एक ऐसी दुनिया होनी चाहिए जहां प्रेम ही जीवन का रास्ता बनाने वाली शक्ति हो, पर निश्चल प्रकृति की गोद में, निश्चल व्यक्तित्व के लिए। यह भी सच है कि उन्होंने शिक्षा की प्रक्रिया को यथार्थ की ठोस भूमि से देखा है। उनका मानना है कि आनंद देने की अपेक्षा शिक्षा बच्चों के लिए बोझ बन गई है, इसने उनकी स्वतंत्रता छीन ली है। उनका कहना है कि इन हतभागे बालकों के पास से उनका आकाश और वायु, उनका आनंद और अवकाश, क्या सब कुछ छीनकर शिक्षा को हर प्रकार से उनके लिए दंड बना देना होगा? क्या अज्ञान से धीरे धीरे ज्ञान का आनंद पाने के लिए शिशु अशिक्षित होकर जन्म नहीं लेता? हमारी अक्षमता और बर्बरता के कारण यदि हम ज्ञान शिक्षा के आनंदजनक न बना सकें तो प्रत्येक करके इच्छा करके अत्यंत निष्ठुरता पूर्वक निरपराध शिशु के विद्यासागर को हम क्यों कारागार के रूप में दे सकते हैं, और क्यों देते हैं? शिशु को ज्ञान शिक्षा को विश्व प्रकृति के उदार रमणीय अवकाश के द्वारा उन्मिषित कर देना ही विधाता का अभिप्राय था। उस अभिप्राय को जितना हम व्यर्थ बना रहे हैं उतना ही व्यर्थ बनता जा रहा है। हरिण ग्रह की दीवार तोड़ डालो, मात्र गर्भ के 10 महीने में शिशु पंडित नहीं बन पाया, कहकर उसके प्रति कठोर श्रम सहित कारावास दंड का विधान मत बनाओ, उसके प्रति दया करो। युवकों के लिए वे कहते हैं, तुम जो युवा हो, तुम्हें अपनी आंतरिक चेतना का मार्गदर्शन करने के लिए बने बनाए विधि विधानों की जरूरत नहीं है, और ना ही पुस्तक में से लिए गए किसी वाद या सिद्धांत की। तुम्हारी आत्मा से एक प्राकृतिक चाह है, सूर्य के आलोक और बसंत ऋतु की, जो कली को खिलने और बीज को अंकुरित होने में बिना किसी आडंबर के मदद करते हैं। तुम्हारे पास जवानी की देन है, जो अलस सुबह के तारे की तरह तुम्हारे देश के भविष्य के तुरंत जन्म लेने वाले दिन की आशा लेकर चमक रहा है। उनके विचार में शिक्षा नव समाज निर्माण की प्रक्रिया है। उच्च कोटि के मानव समाजों का निर्माण मुनाफाखोरों के द्वारा नहीं होता, वह तो स्वप्न दृष्टाओं द्वारा होता है। वे करोड़पति जो ढेर ढेर मात्रा में माल असबाब का उत्पादन करते हैं, उन्होंने अभी तक एक भी सभ्यता का निर्माण नहीं किया है। असल में वे तो दूसरों के बनाए को तोड़ने में लगे हैं। आओ, मानव आत्मा को इन मशीनों की काल कोठरी में से निकालकर मुक्त करो। मानव आत्मा की प्रतिष्ठा करो। दुनिया को साबित कर दो कि मानव आत्मा मशीन गनों और चालाकी में नहीं है, वह तो सीधी सादी श्रद्धा में है। यह सच है कि उनका शिक्षा दर्शन मुक्ति की आकांक्षा से ओतप्रोत है। वे निर्धनहीनता के प्रति भी सजग होते हुए कहते हैं, करोड़पति के बेटे को भी प्रारंभ से ही जीवन के पहले पाठ सीखने के लिए निस्सहाय गरीब हालत में पैदा होना पड़ता है। हालांकि उसके पास ऐसे साधन भरपूर मात्रा में होते हैं जिनके होने से वह पैर जैसे उपांगों के बिना भी काम चला सकता है, तो गरीब से गरीब बच्चों की तरह चलना सीखना पड़ता है। गरीबी हमें जीवन और दुनिया के साथ जोड़ देती है। अमीरी का जीवन तो मुख्तारी के जरिए जीना जैसा है, यानी वह वास्तविक जीवन से न्यून है। वह सुख और गर्व के लिए ठीक हो सकता है, किंतु किसी की शिक्षा के लिए नहीं। संपत्ति एक सोने का पिंजरा है जिसमें अमीरों के बच्चे इस प्रकार पलते हैं जिससे उनकी शक्तियां क्षीण हो जाएं। इसलिए मेरी पाठशाला में मैंने इस महान शिक्षक को चुना। वह गरीब है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह जगत का व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करता है। यहाँ फर्नीचर और साधनों की भरमार नहीं है।
सार रूप में उन्हीं के शब्दों में शिक्षा के विषय में हमारा जो मत है उसका सारांश यह है कि बच्चों के मन में इस प्रकार का अन्य संस्कार कदापि नहीं जमने देना चाहिए कि पुस्तकें पढ़ना ही सीखना कहलाता है। यह बात उन्हें पग पग पर जतलाने की आवश्यकता है कि पुस्तकों में जो विद्या का एकत्र कोश विद्यमान है वही प्रकृति के कभी समाप्त न होने वाले कोश से ही लिया गया है। अर्थात मनुष्य को प्रकृति के साथ मिलने से जो कुछ प्राप्त होता है वही पुस्तकों में लेख लिया जाता है। आजकल पुस्तकें पढ़ने का रोग बहुत बढ़ता जा रहा है, इसलिए बच्चों को इसके दोष भली प्रकार समझा देने चाहिए। प्राचीन काल में यद्यपि लिखने का रिवाज हो गया था, परंतु गुरुकुलों तथा तपोवनों में पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जाता था। उस समय गुरु यानी शिक्षक मौखिक शिक्षा दिया करते थे और शिष्य यानी विद्यार्थी उस शिक्षा को कॉपी यानी नोटबुक अथवा पॉकेट बुक में नहीं लिखते थे, बल्कि मन की पुस्तकों में लिखा करते थे। इस प्रकार एक दीप से दूसरे तरह, दूसरे से तीसरे दीप के जलने का तरह सदा बढ़ने वाला क्रम चलता रहता था। इस समय यद्यपि वह संभव नहीं कि पूर्णतः वह प्राचीन स्थिति वापस लाई जा सके, परंतु फिर भी यह आवश्यक है कि जहां तक हो सके विद्यार्थियों को दूसरों की कृतियां तथा लेख अध्ययन के लिए न दिया जाए। गुरु से जो कुछ सीखे उसी को स्वयं बनाए, अर्थात जिन बातों को उन्हें भली प्रकार समझ लिया हो और मस्तिष्क में बिठा लिया हो उसे वे अपनी भाषा में लिखें। केवल ऐसी पुस्तकें उन्हें पढ़ने को देनी चाहिए। पृष्ठ 102, अध्याय 13, शिक्षा विकास की निरंतर प्रक्रिया है। जॉन ड्यूई का शिक्षा दर्शन। जॉन ड्यूई शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिशील विचारधारा की शुरुआत करने वाले अमेरिकी शिक्षाविद हैं। जॉन ड्यूई के शिक्षा संबंधी विचार एक सूझबूझ के द्वारा प्रस्तुत किए गए विचार हैं। उनकी विभिन्न प्रकार की किताबों में लगभग सभी पुस्तकें किसी न किसी तरह शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। इसका स्पष्ट अर्थ है कि उन्होंने शिक्षा पर गहराई से लगातार विचार किया है। यह माना जाता है कि वे पहली श्रेणी के एकमात्र ऐसे विचारक थे जिसने शिक्षा से सीधा संबंध रखा। उनके शिक्षा संबंधी विचारों को समझने के लिए पहले उनके कुछ विचारों को जानेंगे। 1. यह यानी शिक्षा अनुभवों की पुनर्रचना है। 2. मूल्य या आदर्श निश्चित तरह सार्वकालिक नहीं होते, बल्कि उनका लगातार निर्माण होता रहता है। 3. शिक्षा अनुभवों के लगातार पुनर्निर्माण की जीवन जीने की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति में उन सभी ऐसी क्षमताओं के विकास की प्रक्रिया है जो उसे उसके वातावरण को नियंत्रित करने तथा संभावनाओं को परिपूर्ण करने के योग्य बनाती है। 5. विद्यालय को जीवन की तैयारी की बजाय जीवन का ही रूप होना चाहिए। 6. समूची शिक्षा का प्रारंभ एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने समूह की गतिविधियों में सचेत होकर भाग लेता है। 7. शिक्षा दर्शन की समस्या बुनियादी तौर पर शिक्षा में अनुभवों के स्थान व महत्व का पता लगाना है। उसे इस प्रश्न का उत्तर खोजना चाहिए कि आखिर मनुष्य के जीवन में अनुभवों का क्या योगदान है। यह सोच है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ योग्यताओं से भरपूर है, पर उसकी इन योग्यताओं का प्रस्फुटीकरण समाज की गोद में ही होता है। इसलिए शिक्षा का लक्ष्य यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उन अवस्थाओं का निर्माण कर जिनमें इन योग्यताओं को दिखाया जा सके, यानी व्यक्ति के ज्ञान या कौशल की कसौटी सामाजिक उपयोगिता ही है। दूसरी ओर समाज को चाहिए कि वह प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यताओं के प्रस्फुटित करने की पूरी स्वतंत्रता दे। हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत चेतना को सामूहिक चेतना बनाने का भरपूर मौका मिलना चाहिए। ड्यूई का मानना है कि एक सक्रिय प्राणी है, वह अपने समूह का एक अंग है। 2. अपने आप को अभिव्यक्त करना उसका स्वभाव ही है। 3. उसकी अभिव्यक्ति का दायरा समाज की परिस्थितियों तक सिमटा है। 4. उसका हर अनुभव समाज की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। इन्हीं मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में ही जॉन ड्यूई के शिक्षा दर्शन का रूप मिला है। ज्ञान साधन है, साध्य नहीं। ड्यूई के दार्शनिक विचारों को करणवाद के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ है कि वे साध्य यानी लक्ष्य की जगह साधन को महत्व देते हैं। उनकी नजर में ज्ञान का कोई अंतिम रूप नहीं होता, वह तो लगातार विकासशील अवस्था में रहता है और नई नई परिस्थितियों के अनुसार नया रूप लेता है। ड्यूई की नजर में शिक्षा का कार्य यही है कि वह हमेशा नई नई परिस्थितियों को उत्पन्न करके बच्चों में नई नई परिस्थितियों से उत्पन्न समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करे। यह क्षमता तो जन्मजात बच्चे में विद्यमान होती है, जरूरत इसे नई परिस्थितियों के अनुकूल ढालने या विकसित करने की है। यानी शिक्षा का संबंध परिवर्तनशील स्थितियों से ही ना कि रूढ़िवादी स्थितियों से या परंपराओं से। इस प्रकार के चिंतन को मान्यता देकर ड्यूई नित्यता या शाश्वतता यानी हमेशा रहने वाली को चुनौती देखते हैं। नित्य या शाश्वत तत्वों का संबंध आदर्शवाद से है। अतः ड्यूई के नित्य या शाश्वत के स्थान पर गति को महत्व देने के कारण इनकी दार्शनिक विचारधारा को प्रगतिशील विचारधारा माना जाता है, जो अतीत के स्थान पर वर्तमान को महत्व देती है। वर्तमान के साथ जीने का एक और भी कारण है, वह यह है कि अंतिम परिणाम का पूर्व ज्ञान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक मनुष्य जो कुछ करता है तथा जो भी कुछ उसके करने का परिणाम होगा, उन दोनों के बीच अनेकों ऐसे तत्वों का निरंतर हस्तक्षेप होता रहता है या होगा जिनके बारे में कुछ भी निश्चित रूप से कहना ठीक नहीं हो सकता कि आखिरी परिणाम क्या होगा। इसके बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। शिक्षा जीवन जीना है, जीवन की तैयारी नहीं।
इसलिए वे मानते हैं कि शिक्षा जीवन की तैयारी की जगह जीवन जीना है, वर्तमान को समझकर समस्याओं या कठिनाइयों को हल करने के उपायों का ढूंढना है। इसीलिए शिक्षा की विधियों में समस्याओं या समाधानों को खोजने की पद्धतियों, प्रायोजनाओं अथवा समस्या समाधान को महत्व देना चाहिए। इससे ज्ञान को सिद्धांत रूप में प्राप्त करने की जगह उसकी उपयोगिता या व्यवहारिकता को महत्व मिलता है। यही उसकी कसौटी भी तय हो जाती है कि वह व्यवहारिक है या नहीं। ड्यूई के विचार में सत्य का अर्थ परीक्षित ज्ञान है, इसके अलावा सत्य का कोई और अर्थ नहीं है। उनका मानना है कि व्यवहार ही सिद्धांत को प्रेरित करता है। इसीलिए शिक्षा संबंधी प्रयोगों से प्राप्त अनुभव ही शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि अनुभवों का संबंध मनुष्य की सामाजिक जरूरतों से जुड़ा हुआ है। ज्ञान की उत्पत्ति के संदर्भ में इस बात को भलीभांति समझना होगा। ड्यूई का मानना है कि हम कभी भी प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा नहीं देते, बल्कि वातावरण के माध्यम से परोक्ष रूप से ही देते हैं। यहाँ एक और बात भी महत्वपूर्ण है कि सहज वातावरण यानी वातावरण को सहज रूप से अपना कार्य कर देने तथा अपने उद्देश्य को पाने के लिए अनुकूल वातावरण को बनाने में अंतर है। इनमें दूसरी प्रकार का वातावरण शैक्षिक वातावरण है। विद्यालय इसका सबसे सटीक उदाहरण है। ड्यूई का मानना है कि विद्यालय निश्चित रूप से एक ऐसा विशिष्ट उदाहरण है जिसका वातावरण उसके सदस्यों के मानसिक तथा नैतिक संस्कारों को प्रभावित करने के स्पष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। विद्यालय सामाजिक आदान प्रदान का स्थान है। इस तरह विद्यालय बच्चों की शिक्षा के लिए ही बहुत जिम्मेदार संस्था है। इसके वातावरण को उसके सदस्यों के मानसिक तथा नैतिक संस्कारों को प्रभावित करने के बहुत ही स्पष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जॉन ड्यूई इस समस्या पर भी विचार करते हैं कि आखिर हमें विद्यालयों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ड्यूई के विचार में किसी भी समाज का अनुभव रूपी ज्ञान धीरे धीरे लिखित रूप में होने लगता है, साथ ही यह बच्चे के अनुभव से दूर होने लगता है, जबकि बच्चे का जीवन इससे लगातार प्रभावित होता रहता है। अतः बच्चों को इस प्रकार के ज्ञान से प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराने तथा उस पर विचार विमर्श कराने की नजर से सामाजिक आदान प्रदान के एक विशिष्ट प्रकार के साधन विद्यालय की जरूरत पड़ जाती है। इस काम के लिए विद्यालय अपनी खास भूमिका अदा करता है। इसमें सबसे प्रमुख बच्चों के अनुकूल एक ऐसे वातावरण को तैयार करना है जिसमें बच्चे आसानी से घुल मिल सकें। इसके अलावा ड्यूई की नजर में विद्यालय का यह भी काम है कि यह वातावरण से ऐसी बातों को दूर रखे जिसका बच्चों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। उनके विचार में प्रत्येक समाज के विकास में उसके संकुचित विचार, निर्जीव व पुरानी परंपराएं तथा दूसरे अनेकों भ्रष्ट तत्व बाधा डालते हैं। अतः यह विद्यालय का कर्तव्य बन जाता है कि वह बच्चों को इनसे दूर रखे। इसके माध्यम से ड्यूई एक भावी सुंदर समाज का सपना देखते हैं और शिक्षा को इसके माध्यम के रूप में चुनते हैं। दूसरे शब्दों में उनके लिए शिक्षा एक पूरी सामाजिक क्रिया है और विद्यालय इसका एक महत्वपूर्ण साधन है। इसका काम है यह एक सामुदायिक रूप लेकर बच्चे के दृढ़ तरह संगत व्यक्तित्व का निर्माण करे। बच्चे के अनुकरणात्मक स्वभाव को ध्यान में रखते हुए विद्यालय के लिए यह भी जरूरी है कि विद्यालय एक प्रयोगशाला के रूप में काम करे। ड्यूई के विचार में अनुकरण एक बौद्धिक प्रक्रिया है। इसके लिए सूक्ष्म निरीक्षण तथा ऐसे विवेकपूर्ण निर्णय की जरूरत पड़ती है जिससे किसी कार्य को ज्यादा सफलतापूर्वक कर सकने के लिए कौन सा साधन उपयुक्त होगा इसका निर्णय लिया जा सके। अतः अनुकरण करने की प्रकृति विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। विद्यालयों को इस और बहुत ध्यान देना होगा। नैतिक गुणों या मूल्यों की स्थापना की नजर से तो यह और भी महत्वपूर्ण है। अनुकरण पूरी तरह से एक सचेत और सजग प्रक्रिया है। ड्यूई इसे समाज मनोविज्ञान की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। शिक्षार्थी एक सामाजिक प्राणी है। ड्यूई के विचार में जिसने शिक्षा ग्रहण करनी है वह एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज इन्हीं सामाजिक प्राणियों का ही एक समूह है। अगर हम बच्चों के जीवन से सामाजिक तत्व को निकाल दें तो वह केवल एक कल्पना मात्र बनकर रह जाता है, और अगर समाज से व्यक्ति तत्व को निकाल दें तो यह एक जीवन रहित भार सा बनकर रह जाता है। अतः शिक्षा को चाहिए कि जहां वह बच्चों की क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों, आदतों को ध्यान में रखकर चले, यानी हमें यह भी पता होना चाहिए कि इन योग्यताओं, आदतों, रुचियों आदि का क्या अर्थ है। वहीं साथ ही साथ शिक्षा की इस समूची प्रक्रिया को सिर्फ सामाजिक संदर्भों में ही देखा जाना चाहिए, यानी बच्चे की सभी योग्यताओं आदि का लक्ष्य सामाजिक व्यवहार ही होना चाहिए, क्योंकि इन सब का उपयोग आखिरकार समाज से ही होना है। ड्यूई शिक्षा की इस प्रक्रिया को सामाजिक चेतना की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं तथा मानते हैं कि बच्चे के जीवन में इस प्रक्रिया की शुरुआत अनजाने में ही इसके जन्म से हो जाती है तथा धीरे धीरे उसकी बुनियादी चेतना शक्ति, आदतों, रुचियों आदि को सामाजिक परिस्थितियों से एक निश्चित रूप व दिशा मिलने लगती है। इनसे फिर व्यक्ति धीरे धीरे अपने समूह की विभिन्न गतिविधियों में अपनी भागीदारी को निभाता है और अपने समुदाय का एक अभिन्न अंग ही नहीं बल्कि एक मूल्यवान संपत्ति बन जाता है। शिक्षा की कोई भी प्रक्रिया इससे मुंह नहीं मोड़ सकती, क्योंकि शिक्षा की सामग्री भी हर रूप में समाज का यही व्यक्ति है। बिना व्यक्ति के समाज एक कोरी कल्पना है। अतः शिक्षा की प्रक्रिया की सार्थकता को इसके सामाजिक संदर्भों में ढूंढा जाना चाहिए। शिक्षक समाज का सेवक है। ड्यूई के विचार में हर अध्यापक को यह महसूस करना चाहिए कि वह समाज का सेवक है तथा एक उचित सामाजिक व्यवस्था बनाने का उस पर उत्तरदायित्व ही नहीं बल्कि उसके निरंतर विकास के प्रति भी वह जवाबदेही है।
यानी वह सिर्फ एक व्यक्ति को प्रशिक्षित करने तक ही सीमित न होकर एक उपयुक्त सामाजिक जीवन के निर्माण की प्रक्रिया में लगा हुआ है। ड्यूई अध्यापक को ईश्वर के सच्चे दूत के रूप में देखते हैं। ड्यूई मानते हैं कि शिक्षक नौका को दिशा देने वाला तथा रास्ता बनाने वाला है, परंतु इस विषय में वह सारी ताकत उनसे प्राप्त करता है जिन्हें उसे दिशा देनी है या रास्ता दिखाना है। उसके विचार में एक अध्यापक अपने बच्चों की रुचियों, आदतों, क्षमताओं आदि को जितनी अच्छी तरह से बारीकी से जानेगा, उतना ही उसका काम अधिक सफल व सुविधाजनक हो जाएगा। इसलिए बच्चों के पुराने अनुभवों की जानकारी पाना उसके लिए बहुत जरूरी है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ड्यूई के विचार में नहीं तो शिक्षा अनुभवों का पुनर्संगठन है का प्रश्न नहीं उठ पाएगा। इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि अध्यापक को अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति बहुत ही सजग रहना होगा, क्योंकि अनुभवों के पुनर्संगठन का मतलब भी यही है कि बदली हुई स्थितियों में उन पुराने अनुभवों का व्यवहार योग्य किस प्रकार से बनाया जाए। शिक्षा की विधि को शिष्य की विधि होना चाहिए। विधि के संदर्भ में चर्चा करते हुए ड्यूई ऐसी विधि को महत्व देते हैं जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विवेकपूर्वक निर्देशित काम करने के गुणों से युक्त हो। उनके अनुसार विधि का स्वरूप शिष्य की विधि यानी बालक द्वारा सीखने के ढंग से जुड़ा होना चाहिए, न कि सिखाने के ढंग से। विधियों का स्वरूप ऐसा हो कि प्रत्येक बालक को सार्थक क्रियाओं में अपनी निजी शक्तियों के उपयोग का अवसर मिले। विचार प्रक्रिया के अंतर्गत चर्चा करते हुए उन्होंने निम्नलिखित सोपानों को विधि का आवश्यक अंग स्वीकार किया है। 1. समस्या की अनुभूति। 2. परिस्थितियों का पर्यवेक्षण। 3. निर्दिष्ट हाल का प्रस्तुतिकरण। 4. तर्कपूर्ण संपादन तथा 5. क्रियात्मक प्रायोगिक परीक्षण। वे मानते हैं कि विचार क्रिया शैक्षणिक अनुभव की विधि है, अतएव विधि के मुख्य तत्व चिंतन के मुख्य तत्वों के अनुरूप होते हैं। सफल अनुभवों के लिए विधि को ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिक यानी बाल केंद्रित बनना चाहिए, तभी वे सरलता, प्रत्यक्ष अनुभवों, नम्यता आदि गुणों के लिए सशक्त हो पाएगी। विधि के स्वरूप और विषय सामग्री में एक संबंध होना चाहिए। विषय सामग्री के बारे में उनका मानना है कि विषय सामग्री को तत्कालीन सामाजिक जीवन का दर्पण होना चाहिए। विषय सामग्री का स्वरूप ऐसा हो कि बच्चे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को स्वीकार करने के प्रति सजग होने के साथ साथ सामाजिक समस्याओं को भी समझ सकें। वे साफ रूप से कहते हैं कि प्रजातंत्रात्मक समाज को अपने अस्तित्व के लिए पाठ्यक्रम के निर्माण में मानवीय मानदंडों को अपनाना चाहिए, ताकि पाठ्य सामग्री एक जीवंत रूप लेकर जीवंत समाज का निर्माण कर सके। उनकी पाठ्य सामग्री में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों, विज्ञान की परियोजनाओं तथा कलाओं को विशेष स्थान प्राप्त है। ड्यूई के विचार में सार रूप में कहा जा सकता है कि कोई भी समाज शिक्षा की व्यवस्था इसलिए करता है कि वह अपना ही अस्तित्व सुरक्षित रख सके, साथ ही उसके निरंतर विकास की प्रक्रिया को जारी रख सके। इस दृष्टि से ड्यूई मानते हैं कि शिक्षा उस समाज के संचित समूचे अनुभवों का ही दूसरा नाम है। सिद्धांतों की अपेक्षा व्यवहार अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यार्थी क्रियाओं के द्वारा ही अनुभवों को प्राप्त करता है। इसके द्वारा पाए गए विभिन्न प्रकार के अनुभव ही ज्ञान की सामग्री है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य बच्चे की आत्मानुभूति यानी खुद को पहचानने की ताकत है। इसी ताकत के माध्यम से बच्चा अपने चारों के ओर के वातावरण के साथ एक तालमेल बनाकर इस पर नियंत्रण करता है। शिक्षा सामाजिक उन्नति और सुधार की बुनियादी प्रक्रिया है तो दार्शनिक चिंतन को परखने की प्रयोगशाला। पृष्ठ 111, अध्याय 14, आदर्शवाद और शिक्षा। आदर्शवाद से अभिप्राय। जरा विचार कीजिए कि मनुष्य को इस सृष्टि के दूसरे जीवधारियों से किस आधार पर अलग किया जाता है। यह आधार है उसके विचार विमर्श, सोचने समझने, सूझबूझ की शक्ति, और इनका आधार मस्तिष्क को माना गया है। कुछ लोगों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि खाना पीना, घूमना फिरना, रोना हंसना आदि जैसी क्रियाएं तो सृष्टि के दूसरे प्राणी भी करते हैं, लेकिन मनुष्य का उन सबसे अलग होने का आधार उसका मस्तिष्क है। इसी मस्तिष्क के आधार पर ही उसके पास भाषा, विचार या तर्क करने की ताकत आदि है। अतः विचारकों का यह वर्ग मस्तिष्क को महत्व देता हुआ विचार करने की प्रक्रिया में अपना ज्यादा विश्वास दिखाता है। इसलिए इन्हें विचारवादी कहा जाता है और इसी विचारधारा को आदर्शवाद कहा जाता है। सिर्फ विचार ही सत्य है। आदर्शवाद के अनुसार सिर्फ विचार ही सत्य है, इसके सिवा सत्य का कोई और रूप नहीं। हमारा हर व्यवहार मस्तिष्क से ही नियंत्रित होता है, इसलिए मस्तिष्क ही वास्तविक सच है। भौतिक शरीर तो इसकी छाया मात्र है। कोई वस्तु देखने के बाद उस चीज को जो छवि हमारे मस्तिष्क में बनती है, उस वस्तु को हम उसी रूप में समझते या देखने लगते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। दिखाई देने वाली वस्तु इस मस्तिष्क में बने विचार की छाया है, और फिर भौतिक शरीर तो केवल जड़ वस्तु है, और मस्तिष्क चेतन तत्व भौतिक शरीर को असत्य कहा गया है। सीधे साधे शब्दों में असत्य का अर्थ है मिट जाने वाला, समाप्त हो जाने वाला, तथा सत्य का अर्थ है रहने वाला या ना मिटने वाला। यह माना गया है कि शरीर तो नष्ट हो जाता है, इसलिए यह असत्य है। तो सत्य यानी सदा रहने वाला या नष्ट न होने वाला तत्व क्या है? उत्तर है आत्म तत्व। आत्म तत्व क्या है? इसका उत्तर सीधे रूप में नहीं दिया गया। भारतीय परंपरा की नजरों में नष्ट ना होने वाला, बूढ़ा ना होने वाला, पुराना ना पड़ने वाला, प्रकाशमय आदि गुणों से युक्त तत्व ही आत्म तत्व है। मनुष्य वास्तव में आत्मा ही है। शरीर तो केवल उसका कवच मात्र है।
जो नष्ट हो जाएगा, यानी मनुष्य असल में आत्मरूपी सत्य है, अतः इसी की खोज करनी होगी। पाश्चात्य दर्शन में भी इस प्रकार इसे मनस के रूप में देखा गया। इसी को बुद्धि भी कहा गया है। विचार इसका गुण है, अतः विचार ही प्रमुख तत्व है। कोई भी वस्तु असल में विचार की शक्ल में ही रहती है। पेड़ तो कई तरह के हैं, पर पेड़ की एक संकल्पना, एक आकार, एक रूप हमारे मस्तिष्क में रहता है। इसके बिना पहचानना या किसी वस्तु को नाम देना मुश्किल है। जैसे कोई पेड़ बीज में छिपा रहता है, इसी प्रकार दुनिया की सभी चीजें बीज रूप में मस्तिष्क में रहती हैं, अतः मस्तिष्क तत्व ही प्रधान है। इस प्रकार की विचारधारा में जो लोग विश्वास रखते हैं उन्हें विचारवादी या आदर्शवादी या प्रत्ययवादी कहा जाता है। आत्म तत्व से जुड़े होने के कारण आदर्शवाद में विश्वास करने वालों को अध्यात्मवादी माना जाता है। कैसेट नंबर 3, साइड बी, पृष्ठ 93 से 111 तक समाप्त।